नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं ये शो लेकर जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। इस एपिसोड में हम भारत और कनाडा के बीच चल रही खींचातानी पर चर्चा करेंगे। प्रवीण, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा इस पर बैकग्राउंड दे पाएँ हल्का सा कि ये खींचातानी आखिर क्यों चल रही है और क्यों एक तरह से एस्केलेट हो गई है, बढ़ गई है इस समय। जैसे कि हमारे दर्शक जानेंगे अपूर्वा, कुछ महीने पहले कनाडा में एक खालिस्तान एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह निज्जर जी, जो मारे गए। हरदीप निज्जर का कहा जाता था कि वो खालिस्तानी उग्रवादी थे। उनके खिलाफ भारत में बहुत सारे केसेस थे, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि 2007 में एक जो उन पे केस लगा था उसमें जो उनके को अक्यूज्ड इंडिया में थे, एक अंडर ट्रायल गुजर गया अनफॉर्चुनेटली और 3 अक्विट हो गए। तो भारत के कोर्ट में भी कभी ठोस सबूत पेश नहीं हुआ है कि वो उग्रवादी है। लेकिन खैर, जो भी कहानी गए है वो एक गैंगलैंड हिट में मारे गए, उनके सर में गोलियां मारी गई। कनाडा की पुलिस ने अभी तक किसी को उस केस में पकड़ा नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप लगाया कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि भारत की किसी खुफिया एजेंसी ने शायद निज्जर के किलिंग में कोई रोल प्ले किया हो। ये नहीं बताया कि क्रेडिबल एलिगेशन किसके थे या क्या थे। ये भी नहीं बताया कि ये सबूत जो उनके पास है वो क्या है। लेकिन उसके बाद लगातार रिश्ता बिगड़े आया है। दोनों कंट्रीज़ ने अपने इंटेलिजेंस स्टेशन के चीफ निकाल दिए। इंडिया ने कैनेडियंस को वीज़ा देना बंद कर दिया है। कनाडा की मिशन स्टाफ यहाँ से कुछ निकल गई है। भारत और कनाडा के बीच में बहुत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में पहले भी कई बार बहुत बुरे वक्त आए हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली इतना बुरा हाल दोनों देशों का कभी पहले नहीं हुआ है। और दोनों मुल्कों के कॉमन पार्टनर मुल्क बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, तो वो भी अपना कंसर्न इस इशू पे व्यक्त कर रहे हैं और देखना होगा आगे क्या बनता है इसका। चलिए प्रवीण, हमारे दर्शकों के सवालों से शुरू करते हैं। आदित्य पूछ रहे हैं, जो हमारे मेंबर है, पूछ रहे हैं कि लगता है जस्टिन ट्रूडो ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बड़ा जोखिम उठाया है। अगर वो इन आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसके एलाइज के बीच कनाडा के लिए बड़ी शर्मिंदगी पैदा नहीं होगी? वो बोल रहे मतदाताओं के केवल एक छोटे वर्ग को संतुष्ट करने में क्या वे स्थानीय कनाडा के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे जो शायद इस शर्मिंदगी को अच्छी तरह से नहीं सह पाए? ये बिल्कुल आपका असेसमेंट आदित्य, एंड थैंक यू प्रोग्राम पे दोबारा आने के लिए, लेकिन सवाल पूछने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें लेयर पे लेयर में कॉम्प्लेक्सिटी है। वोट बैंक पॉलिटिक्स इसका एक हिस्सा तो है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब ट्रूडो साहब 2 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की सिख पॉपुलेशन 2% आबादी से कम है। बहुत सारे सिख कनाडा में हैं जो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। प्रो खालिस्तान तबका छोटा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटे वोट से ट्रूडो और उसकी पार्टी का कोई मतलब फॉर्चून बदलेगा वन वे और दी अदर। दूसरी बात है कि ट्रूडो को अभी एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर जगमीत सिंह हैं, उनके अपने पंजाबी वोटर बहुत सारे हैं, सिख वोटर हैं, उन पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि वो जगमीत सिंह के हमले को प्रीएम्प्टिवली रोकना चाह रहे थे, एक पंजाबी या सिख इशू को रेज करके। वो भी पॉसिबल है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा इशू है जिससे मतलब जगमीत सिंह कल सोचेंगे कि डर के उनको चलना चाहिए अगर उनको लगे कि फ़ायदा है सरकार में गिरने में? आई डोंट नो। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री ट्रूडो के बीच के रिश्ते खराब है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। 2018 में जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो यहाँ आए थे तो बहुत ही ऑकवर्ड विजिट था, उसमें बहुत ही बैड ब्लड हो गया था। बाद में फार्मर्स मूवमेंट में बहुत सारे विवाद इकट्ठे हुए। तो इट्स नो सीक्रेट कि ये दो लीडर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, शायद वो भी एक फैक्टर है। और आखिरी बात है कि कुछ वक्त पहले चाइना में कनाडा में चाइनीज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत मुद्दा उठ गया था। ये आरोप लगा था कि जस्टिन ट्रूडो इनफ नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पे और उनने कार्रवाई नहीं की चाइना को रोकने के लिए। हो सकता है इस बार वो दिखाना चाह रहे थे कि वो कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट
को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इंडिया आखिर उतना इम्पोर्टेंट दुश्मन नहीं है जो उतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा का नहीं है जो चाइना है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ये सब लेकिन तभी सेटल होगा जब ट्रूडो खड़े होंगे और कहेंगे कि क्या सबूत है उनके पास जी। अगर वाकई कोई सबूत है उनके पास कि इंडिया इन्वॉल्व था एक असैसिनेशन में, वो भी कैनेडियन नेशनल की कैनेडियन सॉइल पे, तो डेफिनेटली भारत पे बहुत दबाव आएगा बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से। अगर इसमें कोई बात में दम ना निकली और ट्रूडो कोई सबूत पेश ना कर पाए जी। तो कहानी शायद दूसरे ही दिशा में चले जाएगी। ऑलरेडी जैसे हमने देखा है कनाडा की ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को इस बात पे पकड़ने की कोशिश कर रही है कि है क्या आपके पास। जी जी। तो we'll have to wait and watch। जी। अगला सवाल बाप कामत का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि क्या भारत और कनाडा दोनों के लिए अपने मतभेदों को इतने भद्दे और सेंसिटिव तरीके से प्रदर्शित करना बुद्धिमानी है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स कम और इमोशंस और ओपिनियन ज़्यादा हैं। वो बोल रहे हैं क्या हम कभी इस मुद्दे को परिपक्वता या मैच्योरिटी से और वर्तमान सर्कस के बिना समझने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या हर तरफ से मीडिया इसे वास्तविकता में कहीं ज़्यादा बदतर नहीं दिखाता है? कामत जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सर्कस फिल्में भी देखता हूँ, मुझे सर्कस बहुत अच्छे लगते हैं, अपूर्वा का मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसमें एक दो बातें मतलब आपने सही रेज़ की है। जहाँ तक मेरी राय है, डिप्लोमेसी में चैलेंज यही होता है कि जिनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं बनता है उनसे हम अपना काम कैसे निकालें और किस हद तक निकाल पाएँ। आखिर कोई शक नहीं है कि शी जिनपिंग और चाइना भारत के दुश्मन हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में उनको गाली सुनाने से तो कोई काम नहीं निकलने वाला, और डिप्लोमेट्स बहुत कोशिश करते हैं काफ़ी हद तक कि कोई रास्ता निकाल ले ताकि बातचीत जारी रहे। इसमें ईगो बात में बीच में आनी नहीं चाहिए। लेकिन डिप्लोमेसी भी दुनिया भर में पिछले 5-10 साल से बहुत ज़्यादा बदली है। जो बातें लीडर सिर्फ प्राइवेट में पहले करते थे या पर्दे के पीछे करते थे, आजकल ट्विटर पे बात होती है। चाइना के डिप्लोमेट्स एक वक्त पे बहुत फेमस होते थे कि कोई पब्लिक स्टेटमेंट देते ही नहीं थे, सोशली भी अगर आप मिलने जाते थे तो कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन उनके पिछले जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन थे बड़े फेमस हो गए क्योंकि वो ट्विटर पे कुछ बातें करते रहते थे, जैसे मतलब स्कूल के बच्चे करते हैं। अब काफ़ी अब्यूजिव बातें करते थे जी। तो स्टाइल बदला है। जहाँ तक मेरी समझ है, भारत और कनाडा का रिश्ता सिर्फ ये खालिस्तान के मुद्दे तक ना तो सीमित है, ना सीमित रहना चाहिए। ये वाइडर क्वेश्चन है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। अब अभी हमारे रिश्ते बहुत कम हैं, शायद 1% से कम ट्रेड दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ होता है। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है, जैसे वो चाइना से अब थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, भारत को वो अपॉर्चुनिटीज़ लेने के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो जबकि खालिस्तान के मुद्दे पे मेरी अपनी ये राय है, कड़वापन रह सकता है और भारत की काफ़ी जो इस पे कड़वी फीलिंग्स हैं वो लेजिटिमेट है, सही है। पब्लिक में गाली गलौज करने से और एक दूसरे की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे सहमत हूँ कि जिम्मेदारी से, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद रखी जानी चाहिए दोनों मुल्कों के लीडर से। और इसमें ट्रूडो साहब की आई शुड ऐड खास गलती है क्योंकि पहले पब्लिक में शॉट्स उन्होंने चलाए। अगला सवाल विनायक सरदेसाई का आ रहा है, हमारे मेंबर हैं। बोले कनेडियन प्रधानमंत्री ने भारत पर बहुत ही वेग शब्दों में लेकिन गंभीर आरोप लगाया है कि कनेडियन सुरक्षा एजेंसियां एक कनेडियन नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के पोटेंशियल लिंक के क्रेडिबल आरोपों को देख रही है। भारत ने इस आरोप को खारिज कर दिया। बोले क्या आपको लगता है कि अन्य 5 आइस देशों के इंटेलिजेंस अपैरेटसेस ट्रूडो के आरोप को साबित करने और भारत को कटघरे में खड़ा करने के लिए किसी तरह से सबूत गढ़कर या फैब्रिकेट करके कनाडा के बचाव में आ सकते हैं? हो तो कुछ भी सकता है। अगर आप पूछे कि खुफिया एजेंसी दुनिया की कोई झूठे आरोप लगाती है तो बिल्कुल बेशक झूठ बोलते होंगे। खुफिया एजेंसी हमारी भी झूठ बोलती होंगी। झूठ बोलना खुफिया कला का एक बहुत अहम हिस्सा है जी। इतिहास में हमेशा रहा है, कोई इसमें हैरानगी की बात नहीं होगी। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत से रिश्ते अच्छे अपने बनाए, ताल्लुक ठीक रखे, ताकि यूनाइटेड चाइना का एक जवाब हो इंडो पैसिफिक रीजन में। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई इंटरेस्ट है भारत से इस वक्त दुश्मनी लेने के लिए।
दूसरी बात लेकिन जो आपने कही बिल्कुल सही है, ये फाइव आइज़ जो अलायंस कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 5 जो एंग्लो सैक्सन या इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज जो थी, उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसको अब फाइव आइज़ कहा जाता है। वो कलोक्वियलिज्म है, लेकिन फाइव आइज़ अलायंस मिल के लगभग दुनिया के हर कोने में हर कम्युनिकेशन जो होता है उसको इंटरसेप्ट करने में, सैटेलाइट से, ग्राउंड कम्युनिकेशन से, सबमरीन केबल से और फिर कंप्यूटर से उसको डिक्रिप्ट करने में एक दूसरे की सहमति करते हैं। और क्योंकि वो पूरे ग्लोब में घूमे हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस पहुंच, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पहुंच बहुत आगे है। आजकल हम चाइनीज़ हैकिंग या रशियन हैकिंग की बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन इस खेल में फाइव आइज़ बहुत बहुत चाइना के आगे है और रशिया के आगे है। अब फाइव आइज़ के किसी मेंबर स्टेट ने, जैसे कि रिपोर्ट हुआ है, अगर कोई बात सुनी किसी इंडिया के खुफिया एजेंट और सरकार के बीच या खुफिया एजेंट और हरदीप निज्जर के हथियारों के बीच, तो डेफिनेटली वो बात कनाडा के साथ शेयर की गई होगी। और मेरे ख्याल से ये फाइव आइज़ अलायंस यूनाइटेड स्टेट्स समझती है कि उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट की कोर है। चाहे दुनिया में और कुछ हो ना हो, हालात बदले ना बदले, ये एक ग्रुप को करीब रखने की कोशिश करेगी जी। अब तक जो स्टेटमेंट्स आए हैं, हाँ, इन्होंने भारत को हल्का सा टोका भी है। कल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बाइडेन ने शायद इस पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। कुछ बात ऐसे की गई कि भारत के लिए कोई स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं होगा इंटरनेशनल लॉ से, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा को अपना लॉ इन्फोर्समेंट केस प्रेस करना चाहिए, यानी जो भी हथियारे हैं उनको पकड़ना चाहिए। अब अगेन वही बात आती है कि जब तक कनाडा या कोई और मुल्क डायरेक्टली नहीं कहेगा कि ये क्रेडिबल आरोप क्या होते हैं, इस पे कुछ भी अपनी राय देना शायद मतलब गैर जिम्मेदारी होगी। और अपूर्वा मेरे ख्याल से लॉ स्टूडेंट है, इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझती है। क्रेडिबल एविडेंस और क्रेडिबल एलिगेशन में काफ़ी फ़र्क है नहीं? जी बिल्कुल प्रवीण, फ़र्क तो है इसमें। और मेरे ख्याल में एलिगेशन जो है वो भी एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं कि इसमें एविडेंस क्या है, एविडेंस ही कितना क्रेडिबल है, तो हम बोल नहीं सकते कि उसके बेसिस पे एलिगेशन कितना क्रेडिबल होगा। देखते हैं सर्कस कितनी बढ़िया चीज़ है। चलिए, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि क्या बस ये कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स में वोट बैंक के लिए ट्रूडो ने किया है? आपने थोड़ा इस पे बात की थी, अगर आप थोड़ा और बता पाए। बोल रहे हैं वो आखिर G7 का देश है, फाइव आइज अलायंस का एक पार्ट है, भारत कोई पाकिस्तान जैसा देश तो नहीं है और ना ही कनाडा ऐसा है। क्या इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ और भी है? वो बोल रहे दूसरा, क्या वीज़ा और दूसरी चीज़ों को बंद करना भारत के हित में है? मुझे नहीं लगता ये वीज़ा डिनाइल ज़्यादा वक्त के लिए चल पाएगा, क्योंकि कनाडा में लाखों लोग हैं जो भारत के ओरिजिनली रहने वाले थे जी। उनके शादी ब्याह सोशल ताल्लुकात हमारे देश के साथ बहुत गहरे हैं और वो अपने गवर्नमेंट पे और हमारे गवर्नमेंट पे भी दबाव बहुत लगाएंगे कि आपके जो भी सियासी झगड़े हों या डिप्लोमेटिक झगड़े हों उसकी सज़ा हमें भी नहीं देनी चाहिए। भारत इस वक्त अपनी नाराज़गी ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत पर्दे के पीछे कोशिशें चल रही होंगी कि नाराज़गी तो दिखा ली, अब कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। सिमिलरली हर साल लाखों इंडियंस कनाडा जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, रोज़ी के लिए, तमाम बिजनेस चलाने के लिए। ये ऐसे रिश्ते नहीं हैं जो ओवरनाइट कोई भी मुल्क या जिम्मेदार मुल्क तोड़ देगा। अब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कनाडा और भारत ऐसे मुल्क नहीं है जो एक दूसरे को हल्के में ले सकते हैं। हाँ, इनका ट्रेड का रिश्ता काफ़ी कम है, जैसे कि मैंने बोला 1% शायद दोनों का ट्रेड एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन डेफिनेटली दोनों मुल्क को एक दूसरे में बहुत अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये फ्री ट्रेड की नेगोशिएशन आखिर इतने टाइम से चल रही थी तो किसी वजह से चल रही थी, किसी के शौक के लिए नहीं चल रही थी। भारत का ये बहुत अरसे से फीलिंग है कि कनाडा ने भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट सीरियसली नहीं लिए हैं और इस बात में सच्चाई बहुत है। 1980s में भारत ने बार बार बोला था कि तलविंदर सिंह परमार, जिसने एयर इंडिया का जहाज़ उड़ाया बाद में,
कि ये खतरनाक है, ये भारत के खिलाफ दहशतगर्द प्लॉट्स कर रहा है, लेकिन कनाडा ने वो मैटर ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और बाद में उन्हीं के जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में, जस्टिस जॉन मेजर के इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट्स निकल के आए कि कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस ने ये मामला बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जी। लेकिन उसके बाद 90s में काफ़ी सुधार आया और चाहे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स में अप्स हुए जैसे स्टीवन हार्पर के रेजिम में हुए और डाउन्स आए जैसे ट्रूडो के रेजिम में है, एक खुफिया एजेंसियों के बीच एक काफ़ी सॉलिड पर्दे के पीछे रिलेशनशिप रहा है। दूसरी साइड ये है और इस बात में भी दम है, हमें स्वीकार करना चाहिए कि कनाडा का कहना है कि कहीं जो आप कंप्लेंट देते हो वो लीगल टेस्ट एक्स्ट्राडिशन का मीट नहीं करते हैं जी। जैसे उनकी एक शिकायत है कि भारत बहुत बार कोई सबूत नहीं देता सिवाय एक अक्यूज्ड की स्टेटमेंट्स, कस्टोडियल स्टेटमेंट्स, कि कनाडा में कोई दूसरा अक्यूज्ड उनका समर्थक है या सहायक है। अब वो इंडियन कोर्ट में ही सिर्फ एक को अक्यूज्ड के स्टेटमेंट पे मेरे ख्याल से आप बेहतर जानेंगे, लेकिन कन्विक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो बाहर के कोर्ट में आप समझते हो कि ये और भी मुश्किल है। दूसरी बात वो कहते हैं कि खासतौर से स्टेट पुलिस के जो रिक्वेस्ट आते हैं उनमें सिर्फ एक 161 सेक्शन 161 का बयान होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर कस्टोडियल अक्यूज्ड की एक समरी देता है। उनके कोर्ट्स वो समरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट जैसे हमारे यहाँ 164 के बयान में मैजिस्ट्रेट और अक्यूज्ड का होता है उस फॉर्मेट में चाहते हैं। और तीसरा वो कहते हैं कि सपोर्टिंग एविडेंस, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, ऐसी चीज़ें भारत कई केसेस में पेश नहीं करता। अब ये शिकायतें तो हम ही अपने लीगल सिस्टम के साथ करते हैं। तो आई थिंक दोनों मुल्कों की बातों में फेयरनेस, बातों में वज़न है। भारत को डेफिनेटली कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए लीगली बाइंडिंग रिक्वेस्ट करने की। जब से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खड़ी की गई है तब से हमारी रिक्वेस्ट भी बेहतर जमा हो रहे हैं। लेकिन भारत की शिकायत में भी बहुत दम है कि कनाडा को इन मैटर्स को सीरियसली लेना चाहिए। आखिर वो बहुत सारे केसेस में इस्लामिक स्टेट और दूसरे हेट क्राइम से जुड़े हुए केसेस में उनके एंटी टेररिज्म एक्ट और उनके हेट स्पीच लॉज में उनने प्रोसिक्यूशन किए हैं, जबकि खालिस्तानी जो बहुत फ्लेग्रेंटली टेररिज्म को सेलिब्रेट करते हैं, असैसिनेशन और हत्या को सेलिब्रेट करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की गई है। तो भारत की भी ये शिकायत लेजिटिमेट है और होपफुली आगे के आने वाली गवर्नमेंट्स ये क्राइसिस के बाद थोड़ा गौर करेंगी अपने कॉन्डक्ट पे। प्रवीण, अगला सवाल हमारे एक मेंबर का आ रहा है, बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में जहां एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण एक छोटी सी हरकत भी इतनी आसानी से पकड़ में आ जाती है, क्या रॉ जैसी किसी गुप्त एजेंसी के लिए ये संभव है कि वे कनाडा आए और खालिस्तानियों को मारे और फिर इस तरह से वापस चली जाए जैसे कि कैनेडियन सरकार को भी इसे ट्रैक न कर पाए? अगर आरोप सच हुए तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़ा होगा कि वो इसे पहले से ट्रैक नहीं कर पाई? वो बोल रहे हैं इंटर गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना आधुनिक दुनिया में गुप्त ऑपरेशन अभी कितना संभव है? गुप्त ऑपरेशन तो बहुत संभव है। बहुत मुल्क हैं जो गुप्त ऑपरेशन करते रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हम भूल जाते हैं कि कुछ ही वक्त पहले उनने एमान अल जवाहिरी जो अलकायदा के चीफ थे उनको काबुल के एक सेफ हाउस में खोजा, उनके प्रेजेंस को एस्टैब्लिश किया और उन पे बम गिराया। यहाँ तक इतना एक्यूरेट बम गिराया कि उस एक ही कमरे में एक ही आदमी मारा गया, जबकि अमेरिका का कोई CIA ऑफिसर अफगानिस्तान के अंदर या काबुल के अंदर उस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहा था। बहुत सारे कंट्रीज़, इजराइल हो चाहे इंडिया हो, गुप्त साधन यूज़ करते हैं अलग अलग मीन्स के लिए। इनफैक्ट मैं उल्टा जवाब दूंगा कि अगर ये निकलता है कि भारत ने ये गुप्त ऑपरेशन किया जिसका इस वक्त सबूत नहीं है, और अगर किसी ऑफिसर ने लापरवाही में ऐसे बात की जिससे वो ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या उसकी सच्चाई निकली, तो फिर भारत के किसी ऑफिसर या एजेंसी की बहुत गैर जिम्मेदारी हुई होगी, क्योंकि हर एक को एजेंसी में जानते हैं कि दूसरी एजेंसियां उनकी बातें, उनके मूवमेंट्स हर वक्त ट्रैक कर रही होती है। कई सारे, खास तौर से टेक्नोलॉजी के आने के बाद ये सच्चाई है कि मुल्क एक दूसरे के गुप्त ऑपरेशन पे नज़र बहुत गौर से रख पाए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का दूसरा फ्लिप साइड है कि वो गुप्त ऑपरेशन बहुत आसानी से माउंट होते जो शायद एक वक्त पे ना हुए हों।
एक जर्नलिस्ट है कनाडा में जो बहुत मानी जानी क्राइम रिपोर्टर है, किम बोलन। और किम बोलन साहिबा ने कुछ वक्त पहले एक ये निज्जर के असैसिनेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की थी कि इसको मारने की सुपारी जो थी वो किसी डार्क वेब इंटरनेट वेबसाइट पे डाली गई थी। अच्छा। और बिड्स लिए गए थे कि इस मतलब ऑपरेशन को कौन सबसे सही दाम पे करने को तैयार है। और वो डार्क वेब की इंटरनेट वेबसाइट्स कनाडा के अंडरवर्ल्ड और कई दूसरे मुल्कों में अंडरवर्ल्ड मतलब क्रिमिनल्स के लिए उस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे कि आप और हम अमेज़ॉन या जो भी दूसरी अलग वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। सेल परचेज होता है ड्रग्स का और मर्डर का भी जी। अब ये डार्क वेब को ये कहा जाता है कि कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस को उस वक्त पता लग गया था कि निज्जर को कोई खतरा था। निज्जर की फैमिली ये कहती है कि CSIS ऑफिसर्स उनको मिल रहे थे और वक्त वक्त पे ब्रीफ कर रहे थे। अगर ये बात सच है तो फिर ये सवाल उठता है कि CSIS को पता था तो कोई इसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी या इसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या ये थ्रेट उस वक्त जो CSIS को पता था क्या अंडरवर्ल्ड या क्रिमिनल ग्रुप से आ रहा था कि उस वक्त भी उनको कोई शक था कि भारत की कोई एजेंसी अगर जुड़ी हुई है। अगर शक था तो उन्होंने भारत को ये कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। सवाल ही सवाल है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई इनके जवाब नहीं है जी। तो हमें इसमें आगे देखना होगा। बट मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में क्योंकि ट्रूडो सरकार पे उनके अपनी ऑपोजिशन से दबाव इतना बढ़ गया है कि इन्हीं सवाल का जवाब दो, बताओ कि क्या सबूत है आपके पास। इंटेलिजेंस मैटर्स में सरकार ऑफ्टन कुछ जब कहना नहीं चाहती हैं तो किसी बड़े अखबार या न्यूज़ एजेंसी के थ्रू लीक्स आएंगी जो अनएट्रीब्यूटेबल होंगी। आज एसोसिएटेड प्रेस जो जानी मानी एजेंसी है और कनाडा के एक अखबार ग्लोब एंड मेल में स्टोरी आई कि ये किसी फाइव आइज एजेंसी का इंटेलिजेंस था इसके बारे में। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम और लीक्स देखें और काउंटर लीक्स देखें जी। मैं यही उम्मीद रखूंगा कि जैसे आप ये खबरें देखते हैं आप एक ओपन माइंड रखेंगे और दोनों साइड्स की बातें देखते रहेंगे और पकड़ेंगे कि इसमें क्या किन बातों में वजन ज़्यादा है और कौन सी बातें सिर्फ प्लांट की जा रही हैं। अगला सवाल संकल्प का है जो हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि क्या ट्रूडो ने पंडोरास बॉक्स खोल दिया। हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे मान लीजिए कि उसे भारत के खिलाफ सबूत मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। भारत इसका खंडन करेगा। हेग के फैसले नॉन बाइंडिंग है और फाइव आइज ने पहले ही ट्रूडो के क्रूसेड से खुद को दूर कर लिया है। मेहर अरार, हसन दियाब और करीमा बलूच भी विक्टिम्स थे लेकिन कनाडा ने वहाँ क्या किया। बोल रहे हैं साथ ही इस नए खालिस्तान आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या वे भारतीय पंजाब को परेशान करने वाले वास्तविक मुद्दों को जानते हैं। राज्य दिवालियापन या बैंक्रप्सी के करीब है और इसकी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर से आगे विकसित नहीं हुई है। ये अब क्रिश्चियन मिशनरी गतिविधियों और माइग्रेशन का केंद्र है। क्या ये लॉयल बब्बर सोल्जर्स अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर पंजाब में खेतों में काम करने को तैयार हैं भले ही पंजाब खालिस्तान बन जाए। वो बोल रहे खालिस्तान मैप में कम से कम 10,000 ऑपरेशनल फ्लॉज हैं और प्लान में 1 लाख से ज़्यादा समस्याएं हैं। पाकिस्तान को नॉर्थ में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की अपनी इच्छा प्रतिदिन एक बम विस्फोट की औसत कीमत पर पूरी हुई उनकी। वे एक और डेप्थ के पेट्रन या संरक्षण बनने की हालत में नहीं है। माफ़ कीजिएगा उन्होंने लिखा था 4 आइज पहले से ही ट्रूडो के क्रूसेड से खुद को दूर कर लिया है। यानी कि बोलना चाह रहे होंगे 5 आइज में से 4 आइज ने खुद को दूर कर लिया। संकल्प 4 आइज तो मेरे हैं, 5 आइज ये अलायंस है। लेकिन मैं बहुत अपने कठिन सवाल पूछा है लेकिन इसका मैं एक छोटा जहाँ तक खालिस्तान का आपका लंबा सवाल है जवाब दूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख पंजाब में कोई खालिस्तान मूवमेंट के ज़्यादा सपोर्ट है। कुछ कटर डेफिनेटली कुछ सपोर्टर है लेकिन अगर हम देखें तो जबकि बहुत बातें होती है कि बाहर से पैसे आ रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के लिए, खालिस्तान समर्थकों को फंड्स और सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर आप साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के वेबसाइट पे जाके देख लें जहाँ डेटा मॉनिटर होता है, गैदर होता है,
तो पंजाब में कई सालों से सिंगल डिजिट्स में टेररिस्ट क्राइम्स रहे हैं, फेटैलिटीज़ लो सिंगल डिजिट्स में रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें दिल्ली में हर साल कई ज़्यादा मर्डर्स होते होंगे कंपेयर टू टेररिज्म इन पंजाब। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो थोड़े बहुत इंसिडेंट पंजाब में हुए हैं उनमें कोई मतलब जब पुलिस ने अरेस्ट किए हैं तो कोई कमिटेड खालिस्तानी दहशतगर्द नहीं पकड़ा गया है, सिर्फ क्रिमिनल एलिमेंट्स पकड़े गए हैं जिनको आप या मैं हम भी पैसे दे तो वो कोई भी क्राइम कर लेंगे। तो आई थिंक एक खालिस्तान का इशू जो है काफ़ी हद तक इंडिया में तो ख़त्म है। जहाँ तक कनाडा की बात है, एक डेफिनेटली यंगर जनरेशन है जिसमें कुछ खालिस्तान का होल्ड है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो यंग कैनेडियंस या यंग ब्रिटिश सिख्स खालिस्तान की बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो खालिस्तान की बात कर रहे हैं जो हम करते हैं। वहाँ बाहर डायस्पोरा में सिखों की या यूथ सिखों की ब्रॉडर आइडेंटिटी की क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। वो शायद सिख रिलीजियस सिंबल्स और सिख रिलीजियस थीम्स में पना लेके अपनी एक आइडेंटिटी असर्ट करना चाहते हैं, ना कि इंडिया में कोई टेरिटोरियल स्ट्रगल लड़ना चाहते। सर्टनली उनमें से एक भी कोई, जैसे कि आपने मेंशन किया, कोई वापस नहीं आया है यहाँ संघर्ष लड़ने के लिए। अब जहाँ तक बातें हैं पंजाब की इकोनॉमी की, उन पे द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं अपने कट द क्लटर प्रोग्राम के और अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम के लिए। आई रेकमेंड आप उनमें देखें, उनको पंजाब की इकोनॉमी की काफ़ी गहरी जानकारी है जो मुझे नहीं है। लेकिन एज आई सेड, मुझे नहीं लगता कि ये एक लाइव इशू है जी। आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में बहुत सारा उथल पुथल रहेगा, लेकिन आई थिंक अंत में दोनों मुल्कों को ये ढूंढना होगा कोई मध्य पथ। जैसे कि आपने बोला, ये ऐसे इंटरनेशनल असैसिनेशंस का कोई लीगल हल तो नहीं है। ये कोई पहला किस्सा नहीं है जहाँ किसी मुल्क ने अलेज किया है कि किसी और मुल्क ने कोई ऐसे कार्रवाई की हो, और बाकी केसेस में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भारत के और भी मुल्क हैं, जैसे हसन दियाब केस जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक कैनेडियन फ्रेंच नेशनल थे, बाकी दर्शकों की जानकारी के लिए, जहां 1980 में कहा गया था उनने फ्रांस में एक बॉम्बिंग की। वो एक्स्ट्राडाइट हुए 3 साल केस के ट्रायल के बाद फ्रेंच जजेस ने कंक्लूड किया कि केस में कोई एविडेंस था नहीं, और वो कनाडा रिटर्न कर दिए गए। उसके बाद कनाडा में ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विवाद हुआ कि क्या कनाडा को लोगों को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए, क्या उसके प्रोसिक्यूशन सर्विसेज इसमें ज़्यादा ईगरनेस दिखा रहे थे दूसरे पार्टनर कंट्रीज़ को खुश करने के लिए। और फाइनली जाके अब कनाडा में एक इमिग्रेशन ये एक्स्ट्रेडिशन की स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की बनी थी, उनने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो ये अलग एक विवाद है, लेकिन भारत कनाडा की जैसे जहाँ तक बात है, डेफिनेटली ये एक संकट का मौका आया है, और मेरे ख्याल से दोनों मुल्क पर्दे के पीछे बहुत कोशिश कर रहे होंगे कि इस चैप्टर को किसी तरह बंद कर दिया जाए। जी, प्रवीण ने और हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने और हमारे कई सहकर्मियों ने भारत और कनाडा के बीच चल रही खींचातानी पर हाल ही में कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो उन सभी आर्टिकल्स की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वो आर्टिकल्स भी ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।